राइट। ये पॉजिटिव वाइब्स जिसकी आप बात कर रहे हैं वो हमेशा नहीं होती, तो उस चीज़ से डिमोटिवेट नहीं होना। वो मैंने भी बहुत सारे फेजेस में थ्रू आउट द प्रिपरेशन ऐसे 2-3 दिन बस ये सोचते हुए कि नहीं आया तो क्या, फिर उसके बाद बाकी एग्जाम्स दे रहा था, उनका दिमाग लग जाता था, उसमें मन नहीं लगता था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम एंड हमारे टॉपर्स मीट में, हमारे ऑफिसर्स मीट में आप सबका वापस एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आईबीपीएस पीओ बैंक ऑफ इंडिया के नए ऑफिसर अर्जुन कंसाल की। साहब की बात करेंगे। अर्जुन की अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ द फोकस्ड, वन ऑफ द आई विल से, एक रहता ना कि भाई मुझे ये अचीव करना है तो मुझे अचीव करना है चाहे कुछ भी हो जाए। ये थोड़ी चीजें उनके पर्सनालिटी से झलकती है। एक ऐसे फोकस ऑफ स्टूडेंट, अब स्टूडेंट नहीं कहा जाएगा, अभी तो ऑफिसर बन गए, ऐसे एक ऑफिसर जिनसे आज हमारी मुलाकात होगी, हम रूबरू करेंगे। जानते हैं इनकी स्टोरी, जानते हैं इनका स्ट्रेटेजी कैसा रहा, इनका पढ़ाई का पैटर्न कैसा रहा और किस तरीके से इन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया। प्री, मेंस, इंटरव्यू, तीनों फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम अर्जुन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। और सबसे पहले पूरे टेक्स्ट बुक फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके इस अचीवमेंट के लिए। Thank you so much, sir, for the congratulations, and thank you so much for inviting me on the panel. Yes. Right. Arjun, first of all, I want to ask you, like, from which background you belong? आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो और आपका ये जो बैंकिंग का जर्नी है, क्या आप पहले से बैंकर बनना चाहते थे या फिर किस तरीके से आप यहाँ पे लैंड अप हुए? Right, sir. So, sir, as per my educational background, तो कॉमर्स ही रहेगा। So, कॉमर्स के बाद there are certain streams जो लोग टारगेट करते हैं, like CA, banking, MBA and all that. तो बैंकिंग का मेरा थोड़ा सा पर्सनल लीनिंग भी था, because as I belong to a family who owns a business, we have been very involved with the bank, right? So I have always seen what role a bank plays in a business in people's lives. So I felt like banking is a meaningful job to do in the long run. Maybe some people will think कि short term में तो बहुत grind and etc होगा, but in the long run I think बहुत meaningful हो सकता है ये, when you try to change people's lives in business lives and all that. So learning भी थी and then preparation करनी थी, so बस वही था motivation को। ओके, तो आपका प्रिपरेशन कितने साल का? इसके पहले भी आपने एग्जाम्स दी है? इससे पहले मैंने दिया था, आईबीपीएस पीयू का ही था, एंड इंटरव्यू एंड मेंस भी दिया था मैंने उसमें, बट मेंस में आई मिस्ड बाय 0.25 इन क्वांट्स सेक्शन। या ओके, so you are preparing for 2 years or 3 years or? Yeah, 2 years and and साथ में ऐसा नहीं था कि मतलब काफी लोग सब कुछ अपना एक ही एग्जाम पे लगा देते हैं। मैंने नहीं करा था, आई यूज्ड टू गिव मल्टीपल एग्जाम्स, एमबीए भी देता था मैं, बैंकिंग के भी देता था, आरबीआई का एग्जाम भी मैंने अटेम्प्ट करा था। तो जस्ट टू हैव दैट एक्सपीरियंस, और ये चीज ना मेरे को आगे भी हेल्प करी थी सर, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्स देने के बाद ना एग्जाम्स वाले जो एंजाइटी होती है वो निकल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट पीपल कैन टेक, कि मल्टीपल एग्जाम्स दीजिए एक चीज पे, चाहे आपको जाना भी एक चीज में है ना अगर, तो एक चीज पे ही रिलाय मत कीजिए पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग मॉक देते हैं पर वो घर पे बैठ के देते हैं, पर जब हम एग्जैक्टली एग्जाम में जाते हैं तो उसका एक अलग टेम्परामेंट होता है जो मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तो ये हेल्प करता है। उसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, सो वन प्रिविलेज वी हैव देयर इज कि पैटर्न सिमिलर होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, राइट। प्री में भी सिमिलर सा पैटर्न होता है, टाइम कम होता है, स्पीड ज्यादा चाहिए होती है, तो आप जितने ज्यादा एग्जाम्स दोगे, चाहे आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम में जाना भी नहीं आगे, आपको जिस एग्जाम में जाना है वो उसके लिए हेल्प करेगा। तो ये लोगों को देना चाहिए, आई थिंक। ओके, यस यस, डेफिनेटली। तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। अर्जुन, हम आते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट की तरफ की, लाइक हर किसी के प्रिपरेशन में एक रोल होता है फैमिली का, तो मैं वो भी जानना चाहूंगा कि लाइक इन दिस होल प्रिपरेशन, ऑन दिस होल सक्सेस, आपके फैमिली का रोल कैसा रहा, क्या रहा, एक बार वो भी हम सुनना चाहेंगे। फैमिली का रोल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एंड वो इम्पोर्टेंट ऐसे था कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे डिड नॉट इंटरफेयर इन एनीथिंग। उनका सबसे इम्पोर्टेंट ये रोल था कि उन्होंने हर चीज ही प्रोवाइड करी है मेरे को, कंप्यूटर, रूम, एवरीथिंग। वो मेरे को काफी सही लगता था। इनफैक्ट कभी कभी मैं सोने जाता था तो मैं उस चीज के लिए काफी ग्रेटफुल होता था कि मैं घर बैठ के प्रिपरेशन कर पा रहा हूँ। वो एक बहुत बड़ी प्रिविलेज है जो शायद से काफी सारे बच्चों को नहीं है।
यस एंड वो प्रोवाइड करना, वो पेशेंस रखना कि लास्ट ईयर भी नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, इस साल भी दे दो, एमबीए देना है वो भी दे दो, वो वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एंड आई थिंक अगर वो नहीं होता तो मैं कर ही नहीं पाता, वो तो बहुत डेफिनेट सी बात है। यस बहुत यस, ये बिल्कुल सही बात आपने कही है कि जो फैमिली का सपोर्ट होता है कई लोगों को नहीं मिल पाता है, सो वी आर वेरी थैंकफुल दैट लाइक फैमिलीज का सपोर्ट है वही एंड दैट बैकबोन, और उन बैकबोन के भरोसे ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। स्पोर्ट में ना वो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक आप जब एक एस्पिरेंट होता है, आई नो जो भी एस्पिरेंट सुन रहे होंगे अगर सुनेंगे तो वो ये फील करेंगे कि आपको हर दिन लगता है कि आप कुछ कर नहीं रहे, आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, या फिर शायद से आपके पेरेंट्स आपसे दुखी हैं या सोच रहे होंगे कब कुछ करेगा। बट अगर आपके पेरेंट्स पूरी तरीके से पेशेंस दिखा रहे हैं, आपको हर चीज दे रहे हैं, कोचिंग जितनी बार लेनी है, बुक्स लेनी है, कुछ भी लेना है, तो वो आपको बताता है कि वो आपके साथ हैं, आप अपना टाइम ले लो, एक ले रहे हो, दो ले रहे हो, तीन अटेम्प्ट्स ले रहे हो, बट दे आर विद यू। तो आई थिंक वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है। अर्जुन आगे बढ़ते, एक अब आते हैं हमारे पूरे प्रिपरेशन के तरफ, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के ऊपर हम बात करेंगे। जैसा भी आपका प्रिपरेशन का मोड रहा है वो भी आप जरूर बताइएगा। कि सबसे पहले विल स्टार्ट विद प्री में हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट वाइज भी थोड़ी बात कर लेंगे। तो विल स्टार्ट विद क्यूए, बट उसके पहले एक चीज मैं हर किसी को पूछता हूँ, आपको भी पूछना चाहूंगा। प्री और मेंस दो हमारे पास है, दोनों प्री के बाद जब रिजल्ट आता है तो मेंस में टाइम बहुत कम मिलता है। तो वो जो बैलेंस है वो बैलेंस कैसे मैनेज किया, क्या आपकी उसके लिए एक सोच रही, स्ट्रेटेजी रही? सर वो बैलेंस आई थिंक वैसे हर किसी का अपना होगा, बट एक जनरल रूल वी कैन से कि प्री एवरीवन नोज इज अबाउट स्पीड, राइट? कॉन्सेप्ट सिमिलर होंगे मेंस में भी, मतलब Yes. मेंस में उसका एडवांस होगा, बट प्री इज अबाउट स्पीड। तो Yes. आप प्री से पहले सिर्फ स्पीड पे काम मत कीजिए, बट मेजरली स्पीड पे काम कीजिए। Yes. कॉन्सेप्ट तो आप तब भी करोगे, एंड प्री होते ही आप मेंस के कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देने लगो, आप सिलेक्शन पे ध्यान देने लगो कि हाँ। आप किसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। क्योंकि मेंस का लेवल ऐसा होता है कि आप बेसिक करके जाओगे तो आप हो सकता है कोई भी टॉपिक ना कर पाओ। आप जिनमें स्ट्रॉन्गेस्ट हो वो अच्छे से करो मेंस के लिए, एंड प्री के लिए आप सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक्स में अपनी स्पीड बनाने की कोशिश करो। Yes. तो यही मेरा रहा था, मैंने प्री में बहुत ज्यादा स्पीड पे फोकस करा था। आई केप्ट गिविंग मॉक्स अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, जिससे कि किसी भी टॉपिक में अगर जैसे एक मुश्किल क्वेश्चन आ गया तो मैं 2 सेकंड में उसे देख के स्किप कर पाऊँ। प्री में एवरीवन नोस की स्किप करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप एक भी क्वेश्चन पे स्टक रहेगा, आपका पूरा सेक्शन निकलेगा। बिल्कुल। तो स्किप करने की कॉन्फिडेंस के लिए आपको आना चाहिए कि ये मेरे को नहीं आ रहा है, मैं नेक्स्ट वाले कर लूंगा। उसके लिए स्किप करने की कॉन्फिडेंस के लिए आपको स्पीड और प्रैक्टिस चाहिए। यस, मीन्स में आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। यस डेफिनेटली, ये तो बात आपने सही कही कि क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत मैटर करता है जब भी हम इस प्रिपरेशन फेज में जाते हैं। और वही है, दोनों साथ में प्रिपेयर करें तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि हम अभी प्री की सोचे बाद में मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो वो शायद मेरे ख्याल से डिफिकल्ट। एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा कि मैंने उस चीज से सीखा था। लास्ट ईयर मैंने ऐसा करा था। मैंने सिर्फ प्री के बारे में सोचा एंड फिर छोड़ दिया कि रिजल्ट आएगा उसके बाद में उस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। एंड देन एट द एंड वही हुआ कि पॉइंट्स में 0.25 से रह गया। तो आई वुड से मैं ही अनप्रिपेयर्ड था, किसी और का ब्लेम नहीं था। तो आपको किसी भी एस्पिरेंट को ना प्री और मेन साथ में सोच के करना है, बट अगर आप प्री आपका पहले है तो आप स्पीड पे जरूर ज्यादा फोकस करें। एंड उसके बाद जैसे ही प्री निकल जाए आप अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करना स्टार्ट करें प्री के लेवल से। से नहीं, प्री में आप ऑलरेडी एक लेवल अचीव कर चुके हैं, वहां से बिल्ड करना स्टार्ट करें मेंस के लिए। यस यस, वेरी गुड। अब ना सब्जेक्ट वाइज थोड़ी सी बात करते हैं। आप अभी क्यूए की बात कर रहे थे, तो क्यूए के लिए आपका क्या तरीका रहा पढ़ने का? सर क्यूए में तो मेरा क्या, आई थिंक जनरल यही तरीका होता है, मेरा भी यही था कि आपके कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे, कोई स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होंगे, कोई वीक टॉपिक्स होंगे, या फिर अगर आपके सारे वीक हैं, सब आपको लगता है कि आपको काम करना है, तो आप पहले तो कॉन्सेप्ट्स ही कीजिए। आप बिना कॉन्सेप्ट्स के स्पीड नहीं ला सकते। यस, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता आप रट के चले जाओ और सेम आ जाएगा। आईबीपीएस के पेपर एज वी नो हर साल लेवल इंक्रीज ही हो रहा है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो क्यूए में आप एक एक टॉपिक लीजिए, और एक अच्छी बात है कि वी नो की टॉपिक्स कौन से आएंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज आता है तो आता ही है, अप्रोक्सीमेशन आता है तो आता ही है। आप एक एक टॉपिक लीजिए और एक एक टॉपिक को अच्छा करते जाइए, एंड देन क्यूमुलेटिव मार्क्स लगाइए पॉइंट्स के। यस, दैट इज हाउ इट वर्क फॉर मी, एंड आई थिंक यही मेरा तरीका रहेगा पॉइंट्स के लिए। ओके, नाइस। व्हाट अबाउट द रीजनिंग? रीजनिंग में सर आई वुड से ओनली मॉक्स मोस्टली। मॉक्स से क्या होता है कि आप ना अपने दिमाग में, रीजनिंग में क्या होता है, लॉजिक ही होता है, राइट? अगर जैसे वो अरेंजमेंट है तो आपको दिमाग में बनाना है घर, उसमें ये यहाँ रहता है, वो यहाँ रहता है, तो वो सिर्फ प्रैक्टिस कर करके आपका दिमाग खुद बना सकता है। जैसे कि मैंने बहुत सारी क्लासेस भी ली थी, देखी थी इसके लिए, बट उसमें जिस तरीके से कोई भी टीचर होता है वो अपना बेस्ट सिखाता है,
बट जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट टीचर के तरीके से ही इमेजिन करे उस क्वेश्चन को, राइट? यस, तो एग्जैक्टली। जितनी ज्यादा आप खुद प्रैक्टिस करेंगे मॉक्स में, उतना आपका अपना तरीका डेवलप होगा एग्जाम में सोचने का भी। तो मॉक्स फॉर रीजनिंग, आई वुड से मॉक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार्ट से एंड तक। क्यूए में आप कॉन्सेप्ट जरूर देखिए, क्लासेस आपको जिसकी अच्छी लगती हैं, जैसा आपका दिमाग में बैठती है बात, वैसे जरूर देखिए, एंड उसके बाद Yes, and now we'll go to the next subject, that is English. So I guess with you English आपका शायद अच्छा ही रहा होगा, but still वही सर, थैंक्स टू माय फैमिली, दे हैव प्रोवाइडेड मी इंग्लिश एजुकेशन, राइट, बचपन से। सो इंग्लिश अच्छा था, बट आई वुड स्टिल से इंग्लिश में ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि बैकग्राउंड मेरा ऐसा है तो शायद से इंग्लिश अच्छी नहीं होगी। क्योंकि जैसे क्यूए का मैंने प्रोसेस बताया कि आप कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी सही हो जाएगी। इंग्लिश का भी प्रोसेस है, आप जितना ज्यादा रीड करेंगे ना, जितना ज्यादा इंग्लिश में सोचने की कोशिश करेंगे, उतना आपका जनरल इंग्लिश पढ़ने की स्पीड बढ़ेगी। Yes. और प्री पूरा स्पीड के बारे में होता है, आप जितना जल्दी पढ़ेंगे उतने ज्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जैसे जैसे आपको जल्दी पढ़ने की आदत होती है, आप एक्यूरेटली भी पढ़ पाते हैं। Yes. तो आई गेस इंग्लिश में अगर कोई वीक है जिसको लगता है, तो उसको रीड करना चाहिए। मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं बुक्स रीड नहीं कर पाता हूँ, मैं बुक्स रीड नहीं करता, बट मैं बहुत सारे आर्टिकल्स रीड करता हूँ। और हर, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं एक फुटबॉल फैन हूँ, राइट? तो आई फॉलो अ क्लब, तो मैं उस क्लब के रिगार्डिंग हर हफ्ते कम से कम 10 आर्टिकल्स पढ़ता था। Okay. तो हर किसी का ऐसा कुछ ना कुछ पसंद होगी, कोई मूवी, कोई शो, कुछ भी, तो आप उसके रिगार्डिंग बस इंग्लिश में आर्टिकल्स पढ़िए। आपका एक टेम्परामेंट बन रहा था इंग्लिश में चीजें जल्दी जल्दी पढ़ने का, समझने का। तो वो आपका इंग्लिश का बेसिक हो गया, एंड उसके बाद आप जरूर प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी वोकैबुलरी पे। क्योंकि आईबीपीएस में भी सी की कई बार 2-3 क्वेश्चंस डायरेक्ट मीनिंग के ही आ जाते हैं, 2-3 से ज्यादा ही आते हैं। इनफैक्ट आरसी में 2-3 आ जाते हैं, बाकी अलग से भी आते हैं। तो वोकैबुलरी एक ऐसी चीज हो, आप रोज 10 वर्ड्स का भी सेट बना लीजिए, न्यू वर्ड्स का, वो आप पढ़िए, आप 2 दिन पढ़ेंगे, आपको याद, उसमें से एटलीस्ट 8 तो रहेंगे एग्जाम वाले पे। तो वोकैबुलरी प्लस रीडिंग प्लस वही, देन मॉक्स तो आ जाएगा हर सब्जेक्ट में, एट द एंड आपको मॉक्स करने हैं। यस। अर्जुन, एक और बात आती है इंग्लिश में, स्पेशली जब पीओ जैसी एग्जाम हम देते हैं, वो आता है डिस्क्रिप्टिव, और काफी स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव में फंस जाते हैं। तो आपका उसके लिए क्या अप्रोच रहा है? सर डिस्क्रिप्टिव में वही है, जैसे मैंने रीडिंग वाली बात बताई ना, तो वंस यू डेवलप दैट हैबिट ऑफ रीडिंग, टेम्परामेंट आपका वो बन गया, तो आप खुद समझने लगते हैं कि चीजों का फ्लो कैसे बनाना है। ऑल्सो डिस्क्रिप्टिव में क्या हेल्प मिलती है कि एक सेट फॉर्मेट है। एवरी ईयर इनफॉर्मल, फॉर्मल लेटर आप चूज भी कर सकते हैं कि आपको किसके लिए ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। मतलब बहुत हेल्प है उसमें आपके आईबीपीएस की तरफ से। ऐसे का भी आपको पता है फॉर्मेट होगा, 3 पैराग्राफ्स, उसमें प्रोज एंड कॉन्स की बात करनी है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, आउटकम्स एंड ऑल दैट। तो आप फॉर्मेट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करें। मैंने क्या करा था डिस्क्रिप्टिव में, मैं दिमाग में सबसे ज्यादा फॉर्मेट लिखता था, और मैं जितना ज्यादा सिंपल हो सकता था ना, एकदम बेसिक इंग्लिश की, he went from here to there, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस फॉर्मेट के हिसाब से लिख कर आता था। वो इतनी जल्दी लिखा जाता था और इतना आसान लगता था, और मेरे इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव में हर बार 20 अबव आए, लास्ट ईयर भी आए थे, इस साल भी 20 अबव भी आए थे। तो वैसा था। तो आई थिंक इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव में आपको फॉर्मेट पे बहुत फोकस करना है, और उसे सिंपल रखने पे बहुत फोकस करना है। यस, ये पॉइंट बहुत जरूरी है अर्जुन, आज जो आपने मेंशन किया कि इट शुड बी वेरी सिंपल। कई बार ना लोग काफी ज्यादा हॉश पॉश लिखने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े वर्ड्स लिखने की कोशिश करते हैं, वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो जाती है, या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती है, और जो बहुत महंगी पड़ती है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट यू मेंशन। नाउ विल गो डिस्क्रिप्टिव में, इफ आई मे ऐड ऑन टू दैट, यस यस यस, डिस्क्रिप्टिव में ना दिमाग में हमारे कॉम्प्लिकेटेड चीजें आती है। मेरे भी जब लिखते हुए डिस्क्रिप्टिव में कि यार एकदम बढ़िया सा ऐसा सेंटेंस लिखता हूँ कि इंसान एकदम सोचने पे वो हो जाए, मजबूर, डीप थिंकिंग में जा रहा है। बट आपको कंट्रोल करना है खुद को, 6-6, 7-7 वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाइए, बस फॉर्मेट में बनाइए। जैसे उसमें ऐसे में आपका फॉर्मेट है 3 पैराग्राफ्स का, राइट? इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप टॉपिक की हर चीज पे थोड़ा थोड़ा सा टच कर दीजिए, एंड बॉडी में आप उस चीज पे बहुत, वही जो आपने टच करा है उसको दोबारा लिखिए, एंड फिर उसको एक्सपैंड कीजिए उसी सेंटेंस में। तो अगर आप इंट्रोडक्शन में फॉर एग्जांपल 6 या 7 वर्ड्स का एक सेंटेंस बना रहे हैं, आप बॉडी वाले पैराग्राफ में आप 10 to 11 सेंटेंस का ही सेम टॉपिक पे सेंटेंस बना दीजिए, एंड कंक्लूजन में गो बैक टू 7 to 8 वर्ड्स का सेंटेंस। ऐसे सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेस विदाउट एनी मेजर थिंग, या फिर अगर आपके पास डेटा है तो वेल एंड गुड, बट नहीं है तो भी आप सिंपल वर्ड से उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने वही करा था। नाइस नाइस, गुड। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। काफी सारे लोग यहाँ स्ट्रगल करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग का एग्जाम निकलता भी नहीं है, एंड यू गॉट 20+ एवरी टाइम, दैट्स अ वेरी गुड फैक्टर।
नाउ विल गो टू द अनदर सब्जेक्ट दैट इज जनरल अवेयरनेस। अब मेरा खुद का ही सब्जेक्ट है, तो आपका कैसा रहा प्रिपरेशन इसका, किस तरीके से आपने इसे मैनेज किया, तो एक बार वो भी जरूर शेयर कीजिएगा। सर जनरल अवेयरनेस में तो आपकी बहुत हेल्प थी, क्योंकि वो सोर्सेज बताना दैट इज वेरी हेल्पफुल। तो सबसे पहले तो अगर हम कन्वेंशनल तरीके की बात करें तो सोर्सेज से पढ़ना, जो भी आपके टीचर्स रिकमेंड कर रहे हैं उन सोर्सेज को ढंग से पढ़ना, और उन सोर्सेज को बार बार पढ़ना। एक बार पढ़ने से तो कभी भी जनरल अवेयरनेस आपको याद हो ही नहीं सकती, उसका नाम में ही जनरल अवेयरनेस है। Yes. तो वो ऐसे एक बार में पढ़ के याद नहीं होती, उनको रिपीटेडली पढ़ना सारे सोर्सेज को। बट ऑल्सो आई वुड लाइक टू एड ऑन टू दैट कि सिर्फ सोर्सेज पढ़ना ही अकेला तरीका नहीं है। हाँ. आप क्या कर सकते हैं कि आप इन जनरल न्यूज से अप टू डेट रह सकते हैं। Yes. और उस न्यूज का सोर्स कुछ भी हो सकता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप किसी ऐसे इंसान से, अपने फ्रेंड से बार बार बात कर सकते हैं टॉपिक्स के बारे में। लाइक वी ऑल लव टॉकिंग अबाउट करंट टॉपिक्स विद आवर फ्रेंड्स, राइट, कि यहाँ पे ऐसे हो रहा है, वहां पे वैसे हो रहा है। आप वो बात भी करेंगे ना, तो आपको इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज जैसे होती है, उसमें से काफी सारी इन्फॉर्मेशन रिटेन हो जाती है। Yes, exactly. लोगों से टॉपिक्स के बारे में बात करना, न्यूज़पेपर्स पढ़ना, सोशल मीडिया भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो रादर देन सेंसलेसली स्क्रॉल करना रील्स, और वो भी ऐसे रील्स जो बस रिलेटेबल रील्स देख के हंसने के अलावा, आप अगर थोड़े इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स की रील्स स्क्रॉल करेंगे ना, तो वो चीजें भी आपको रिटेन होती हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एसीआर के जीए में अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई आंसर्ड एंड दैट आई आंसर्ड राइट, वो मेरे वो वाले आंसर्स थे जो मैंने जीए के सोर्सेज से नहीं पढ़े थे, बट वो मैंने कहीं ट्विटर पे देखे थे, कहीं किसी से बात करके सुना था, कहीं वो वाली चीजें याद आ रही थी। वो दैट आई फाउंड वेरी हेल्पफुल कि आप जीए तो करें ही, बट उसके साथ ऐसे एकदम ना बबल में नहीं रहना फॉर जीए। आपको लोगों से बात करते रहना है, सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेटिव चीजें देखती रहनी है, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है, तो दैट विल हेल्प यू अलोंग वे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जीए करते हुए जो उसके आंसर्स हैं, 4 आंसर्स हैं, आपको 2-3 में कंफ्यूजन हो रहा है जो आपने रटे हैं, क्योंकि हर कोई रटता है जीए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बट जो इन्फॉर्मेशन आपने सोशल मीडिया के थ्रू लिए, दोस्तों से बात करते हुए लिए, कुछ डिस्कस करते हुए लिए, वो आपकी कभी गलत नहीं होती, वो आप हमेशा सही रिटेन करते हैं। तो दोनों सोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए, जीए वाला अलग से भी प्रिपरेशन कीजिए, बट एकदम से आइसोलेटेड मत रहिए, अप टू डेट रहिए न्यूज के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही पॉइंट आपने कहा है। मैं भी कई बार पढ़ाते वक्त कहता हूँ कि यार जीए इज नॉट अ सब्जेक्ट, बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, कंटीन्यूअस प्रोसेस बेसिकली। एग्जैक्टली, इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। सो जितना आप उन चीजों के साथ रहोगे ना, बहुत बार स्टूडेंट्स एक चीज पूछते हैं अर्जुन की, सर कौन सी बुक पढ़े जीए के लिए, मैं हमेशा आंसर होता है यार कोई बुक से जीए नहीं होगा, कि इट्स नॉट, बुक का मोहताज नहीं है ये सब्जेक्ट। जितना आप करंट में रहोगे, जितना अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो आप न्यूज देख रहे हो, जैसे इन्होंने कहा कि ट्विटर को फॉलो कर रहे हैं, तो ये चीजें बहुत हेल्प करती है, और बड़े इजीली एग्जाम निकल भी जाती है, बड़े इजीली। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जीए के एग्जाम में वो लास्ट सेक्शन ही होता है, डिस्क्रिप्टिव से पहले, तो आई फेल्ट सो इजी, क्योंकि कई सारे ऐसे उसमें क्वेश्चंस थे जो मैंने पढ़े थे जीए के सोर्सेज से, बट मेरे को उनका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा था। बट जो चीजें मैंने ऐसे सोर्सेज के थ्रू ली थी ना, बस न्यूज के साथ अप टू डेट रहने से, उसके मेरे को एग्जैक्ट आंसर्स पता था, एंड आई फेल्ट सो इजी कि यार ये तो मेरे को इन जनरली पता था। मेरे को उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा, मैंने उसके लिए कुछ प्रिपेयर नहीं करा था। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, एंड आई थिंक जीए अगर आपको सिक्योर करना है अपना, तो ये चीज फॉलो करनी चाहिए किसी भी एस्पिरेंट को। डेफिनेटली। और मेरे ख्याल से इसका फायदा ना, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, और इंटरव्यू में भी काफी हेल्प मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी आपको कुछ चीजें पता है, तो इंटरव्यू में आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही फैक्टर यहाँ पे। चलो आप चलते सबसे मेन पार्ट, लास्ट पार्ट, एंड दैट इज द इंटरव्यू। सो हाउ वाज योर इंटरव्यू, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द इंटरव्यू, व्हाट दे हैव आस्क्ड यू एंड हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस? सर इंटरव्यू तो आई वुड से मेरा बहुत ही अच्छा था, एंड हर किसी को एंजाइटी होती है इंटरव्यू से पहले, वो कोई भी छुपी हुई बात नहीं है ना, उसमें कोई शर्म की बात है। तो एंजाइटी के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू गया था, एंड अ लॉट ऑफ फैक्टर्स वेंट इनटू दैट। जैसे आपने बोला वो जीए वाला कॉन्फिडेंस, तो आई वाज कॉन्फिडेंट कि इफ दे आस्क मी अबाउट एनी करंट इंटरनेशनल हैपनिंग, करंट नेशनल हैपनिंग, आई वुड बी एबल टू टच अपॉन इट। शायद से मैं बिल्कुल डिटेल में ना बता पाऊं कि हाँ एग्जैक्टली यही हुआ था, बट मैं एकदम ऐसा नहीं लगूंगा कि मुझे पता ही नहीं हो क्या रहा है। तो एक वो वाला कॉन्फिडेंस में लेके गया था। देन ऑब्वियसली सर, एज दे नो कि मैंने आपसे प्रिपेयर करा था इंटरव्यू का, सो जो सोर्सेज आपने बताए थे इंटरव्यू के लिए, बैंकिंग रिलेटेड सोर्सेज, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन स्टैटिक भी होती है, आप हर चीज करंट नहीं उठा सकते इंटरव्यू में जाके, आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है, राइट। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन तो आपको करनी है, वो तो बेसिक है। एंड देन वही कॉन्फिडेंस जीए वाला, एंड आपको एक इस माइंडसेट से जाना है कि दे आर देयर टू टेस्ट योर नॉलेज, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आप कितनी तेज बोल रहे हैं। जैसे मैं भी ये गलती करता था सर, मैं ना बहुत तेज बोलने की कोशिश करता था,
इवन इन मॉक इंटरव्यूज, और ऐसे कि जितनी इन्फॉर्मेशन दिमाग में आके सारी एकदम से निकाल दूं जल्दी से तेज से, चाहे सामने वाले को समझ आए ना आए। तो ये गलती नहीं करनी है, बिकॉज दे आर नॉट टेस्टिंग दैट। वो आपका पेशेंस ही टेस्ट कर रहे हैं, वो आपका एक जनरल आइडिया ऑफ थिंग्स टेस्ट कर रहे हैं, वो एकदम पर्टिकुलर नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहे होते हैं। तो इस माइंडसेट से मैं गया था सर। एज पर द क्वेश्चंस दैट बहुत ही उन्होंने मतलब कंफर्टेबली मेरे को पहले तो आराम से बिठाया था एंड ऑल दैट। देन दे आस्क बेसिक क्वेश्चंस जैसे कि आईबीपीएस की फुल फॉर्म क्या है। सो मेरे हिसाब से उनका पर्पस था कि जो बच्चा ये एग्जाम दे रहा है उसको एक बेसिक आइडिया भी है नहीं है कि वो कहाँ आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बस वो एग्जाम देने आ गया विदाउट इवन नोइंग कि आईबीपीएस जैसे चीज की फुल फॉर्म क्या होती है। Yes. So they started with that. Then they asked me about a lot of current things. For example, they asked me about digital currency, CBDC, right? And ऐसे ऐसे उन्होंने current topics पूछे. And one thing that they love to ask is a situational question. क्योंकि after all जब हम officers बन जाएंगे, so they will test our adaptability to that situation. वहां पे तो customer हमसे नहीं पूछेगा इसका क्या आंसर है, इसका MCQ कोई नहीं पूछेगा। तो वो बैंकिंग क्वेश्चन जो पूछते हैं ना, उसके लिए आप किसी सोर्स से प्रिपेयर नहीं कर सकते, आप बस कॉन्फिडेंट रह सकते हो और उस हिसाब से आंसर कर सकते हो। तो दैट वुड बी माय एडवाइस कि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, आप एक चीजों का आइडिया लेके जाइए, एकदम ये मत डरिए कि आपको रट के जाना है, क्योंकि रट के जाएंगे तो आप जल्दी जल्दी बोलना स्टार्ट हो जाएंगे और वो हमेशा नेगेटिव होता है। वो ऐसा नहीं कि 1 आउट ऑफ 10 टाइम शायद से पॉजिटिव हो जाएगा, वो 10 आउट ऑफ 10 नेगेटिव ही होता है। कभी नहीं करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब अर्जुन, कितने मार्क्स आपको इंटरव्यू के अंदर मिले, कोई आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ डेफिनेटली सर। सो कैलकुलेट करने के बाद अराउंड 79 टू 80 मार्क्स, उसमें थोड़ा पॉइंट्स में है, तो 79 और 80 के बीच में मेरे को इंटरव्यू मार्क्स मिले। ओके, नाइस नाइस, दैट्स अ वेरी गुड मार्क्स। नोएडा से ही था आपका इंटरव्यू, राइट? हाँ, नोएडा में था। ओके, और नोएडा के मेरे ख्याल से इनफेमस है, थोड़ा सा बोलना नहीं चाहिए, पर इनफेमस है कि बहुत कम मार्क्स मिलते हैं, बहुत कम मार्क्स दिए जाते हैं, काफी लोग कंप्लेन करते हैं उसकी। हाँ, इस चीज के लिए भी ना मैं एक सजेशन दूंगा कि अगर आप जितनी ज्यादा आप, फॉर एग्जाम्पल जब मेरे को ये बात पता चली थी तो आई टुक इट इन अ लाइट हार्टेड मैनर, क्योंकि अगर आप ये डर के चले जाएंगे ना तो आप हर छोटी चीज को नोटिस करेंगे कि क्या यही वो पैनल है जो कम मार्क्स देता है। फॉर एग्जाम्पल आई शुडंट से, बट दे से कि सरदार जी का एक पैनल होता है जो कम मार्क्स देता है, तो आप डर जाएंगे जैसे आप किसी को देखेंगे क्या ये वही है, फिर अब तो मेरा नहीं होगा, तो उससे तो डेफिनेटली आपको नुकसान ही होगा। बिल्कुल आप ऐसी चीजों को लाइट हार्टेड तरीके से लीजिए जाने से पहले फॉर एनी एस्पिरेंट, एंड आप अपनी प्रिपरेशन पे जाइए। आप अपनी पर्सनालिटी दिखाने जा रहे हैं उनको, अपने नॉलेज दिखाने जा रहे हैं, उनको पसंद आएगा देन दैट्स गुड, नहीं पसंद आएगा तो तब की तब देखना, उसके बाद एग्जैक्टली that's good, that's a important attitude we have, because some things are not in our control, so why to think about those जो हमारे कंट्रोल में है वो क्या रहे। एग्जैक्टली फिर लोग सोचने लग जाते हैं नॉर्मलाइजेशन के इम्पैक्ट, इन सब चीजों का इम्पैक्ट, वो मैंने भी सोचा था, मैं ये नहीं कह रहा मैंने सोचा नहीं था, बट आप जिस हद तक उसका इम्पैक्ट अपने दिमाग पे कंट्रोल कर सकते हैं ना उतना बेटर है। मैं तो पूरा कंट्रोल नहीं कर पाया, आई एडमिट, मैं काफी सोच रहा था नॉर्मलाइजेशन में मेरा भी ये होगा वो होगा, बट एट द एंड तो आपको प्रिपेयर अभी जाना ही है ना, इंटरव्यू देने जाने हैं, अगर आप सिलेक्ट हो तो आप उस पर ध्यान दो, उसके बाद जब रिजल्ट डे पे जो भी स्कोर आया है वही आया है, उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला। बिल्कुल उसके बाद यस, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मेंशन किया। अर्जुन, काफी सारी चीजें आपने बहुत बढ़िया बताई है, काफी प्रैक्टिकल अप्रोच आपने यहाँ पे हमारे सारे दोस्तों के साथ शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबने सारे पॉइंटर्स नोट भी किए होंगे। अर्जुन, एक लास्ट पॉइंट पूछना चाहूंगा कि क्या अभी आने वाली एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ देने जा रहे हो या फिर राइट नाउ? एसबीआई पीओ तो इफ आई गेट थ्रू प्री में तो डेफिनेटली जाऊंगा, एंड एसबीआई एसोसिएट नहीं दे पाया था मैं बहुत ज्यादा अनवेल हो गया था उस टाइम पे एकदम से, तो आई हैड टू स्किप इट, जबकि मेरा बहुत ज्यादा मन था, बट मैं नहीं दे पाया था। ओके, चलो, तो एसबीआई पीओ आप दोगे, एंड आर यू प्लानिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी और समथिंग लाइक दैट? सर आई थिंक इस ईयर शायद से मैं देना चाहता हूँ, बट आई विल सी कि जो भी ज्वाइनिंग की अभी फॉर्मेलिटीज, ज्वाइनिंग के लिए प्रिपरेशन होगी, मैं उस हिसाब से देखूंगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। बट और उसके बाद फिर नई एक चीज मिल रही है तो उस पर फोकस करना, उसको सीखना, उस जगह को रिस्पेक्ट देना पूरी उसकी, ये नहीं कि जाते ही दूसरे एग्जाम के बारे में सोचने लगता। तो पहले मैं वो करना चाहता हूँ, तो वो अभी आगे डेफिनेटली सोचूंगा। तो कोई एवरीवन ट्राइज टू, या एग्जैक्टली एंड एम्बिशियस होने में कुछ गलत बात तो है नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। सही है, बट अगर आपको कोई चीज मिल रही है तो उसकी भी वैल्यू आप एटलीस्ट टाइम के लिए तो यस रिस्पेक्ट करना चाहिए। हर जॉब का अपना एक रुतबा होता है कि एक
एफर्ट्स डालने पड़ते वो तो डालने सर पड़ेंगे। आरबीआई गेट में भी आई वुड से कि लाइक मेरे जैसा लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स वुड बी जो डायरेक्ट फर्स्ट ईयर ही जॉब करेंगे, राइट? तो अगर आप इस जॉब से अच्छा एक्सपीरियंस लेते हैं तो आरबीआई में उसकी जो वैल्यू होगी, अगर आप आरबीआई में जाते भी हैं, उसके इंटरव्यू में भी जाते हैं, तो वो भी बहुत इनवैल्यूएबल होगी। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बस यहाँ पे एक ऐसे टाइम काटने वाली चीज की बस जल्दी से उस एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहो, तो वो नेगेटिव ही है आपके लिए, यस, वो वाली चीज है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। दैट्स अ गुड अप्रोच अर्जुन, एब्सोल्युटली। यस, बड़ा बड़ा अच्छा लगा यार आपसे बात करके, काफी सारी पॉजिटिव वाइब्स एक्चुअली आपसे बात करके ही आती है। दैट्स अ गुड थिंग एंड कीप इट अप, बी लाइक दिस ओनली सर बट थ्रू आउट योर लाइफ, थ्रू आउट योर जर्नी। फॉर एनी एस्पिरेंट, राइट, ये पॉजिटिव वाइब्स जिसकी आप बात कर रहे हैं वो हमेशा नहीं होती, तो उस चीज से यस, डिमोटिवेट नहीं होना। वो एग्जैक्टली। मैंने भी बहुत सारे फेजेस में थ्रू आउट द प्रिपरेशन ऐसे 2-3 दिन बस ये सोचते हुए कि नहीं आया तो क्या, फिर उसके बाद बाकी एग्जाम दे रहा था, उनका दिमाग लग जाता था, उसमें मन नहीं हाँ, लगता था। तो मैं यही बोलूंगा कि आपको उसमें स्ट्रांग बन के उस चीज को ना काटना है, उस फेज बिल्कुल को काटना ही है। बिल्कुल। और आप बस प्रैक्टिकली एग्जाम के बारे में सोचिए, आप ये सोचिए कि कोई आपका गलत करने नहीं बैठा, किसी और को ब्लेम नहीं करना, आपको अपनी प्रिपरेशन पे जाना है। आप जितना एग्जाम के बारे में एक प्रैक्टिकल तरीके से सोचेंगे तो उसके बाद आपके अच्छे रिजल्ट्स के चांसेस हाई हो जाते हैं। यस अभी मैं आपसे ऐसे बात कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा अच्छा रिजल्ट आया है, यस। लास्ट में ऐसे बिल्कुल बात नहीं कर पाता। तो टू अचीव दिस आप प्रैक्टिकली एग्जाम के बारे में सोचिए, जो भी नेगेटिव अप्स एंड डाउन आते हैं वो सबके साथ आते हैं, उनसे बिल्कुल। परेशान मत होइए, बट उनसे एकदम नीचे भी मत हो जाइए, बस पास थ्रू देम। यस, तो वो चीज मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो यस अर्जुन, थैंक यू वेरी मच, आपने काफी काफी सारे पॉइंटर्स बहुत अच्छे बताए हैं जो काफी यूजफुल रहेंगे एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। जैसे आप बैंक ऑफ इंडिया आपका ज्वाइनिंग आएगा, एक बार आप बैंक ज्वाइन करते तो वापस एक बार हम आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस है, क्या है। एंड फॉर योर फ्यूचर जर्नी ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू एंड सो मच। एंड वंस अगेन। इसमें आपका भी रोल है सर, सो इट्स नॉट लाइक कि मैं मतलब ये मानता हूँ 100% मेरी वजह से तो नहीं हुआ है, आपकी गाइडेंस, फैमिली का प्रोवाइड करना सब कुछ, तो एवरीथिंग हैज अ रोल इन इट। सो थैंक यू टू यू एज वेल फॉर योर रोल इन इट। हमारा रोल बहुत छोटा होता है दोस्त, सारी मेहनत सारे एफर्ट्स आपके ही होते हैं, तो इसलिए वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दिस ग्रैंड सक्सेस एंड यस, बी लाइक दिस लाइक प्रैक्टिकल थ्रू आउट योर लाइफ, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स अभी आपके यही है कि सामने आनी यही है। एनर्जी लगी रहे, हर कोई उम्मीद तो यही करता है, बट Yes. वही है, ट्राई इसी पे रहने का करना है, नहीं भी हुआ तो फिर दोबारा उठना है, वही वाली बिल्कुल बिल्कुल चीज। बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। सो थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये थे हमारे दोस्त अर्जुन, जिनसे हमारी बात हुई, ऑफिसर बने हैं 2025 के 1 अप्रैल के रिजल्ट में आईबीपीएस पीओ बैंक ऑफ इंडिया में। काफी अच्छी बातें उनसे हुई, काफी डिटेल में उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा अपना प्रिपरेशन आपके सामने रखा। तो उम्मीद करता हूं कि इस सक्सेस स्टोरी से आप बहुत कुछ सीखेंगे और अपने प्रिपरेशन में भी जो इंपॉर्टेंट चेंजेस है आप जरूर करेंगे। आपके जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज है, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डालिएगा, अर्जुन साहब भी उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे और मैं भी अपने साइड से कुछ आंसर्स आपको करूंगा जो भी आपके डाउट्स रहेंगे। तो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम आवर दिस सेशन, जहां पे हम अपने सक्सेसफुल ऑफिसर्स के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए ऑफिसर के साथ, एक नई कहानी, एक नए सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा। गुड नाइट। थैंक यू सर।